So yeah, good morning everyone. This is your first lecture in constructor. आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से. पहला तो फंक्शन है. वैसे 10th का सिलेबस देखा जाए तो ठीक है. 9th का रिवीजन पहले आपको थोड़ा बहुत रूबरू करवाया है. ठीक है. फिर इसके बाद फंक्शन स्टार्ट हुआ है और फंक्शन स्टार्ट होने के बाद फिर कंस्ट्रक्टर है. ठीक है. तो अगर आप फंक्शन पढ़ चुके हो तो आपको ये चैप्टर थोड़ा इजी लगेगा. वैसे कोई कनेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं है फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के बीच में. वैसा नहीं है कि आपने फंक्शन का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो समझ नहीं पाओगे. ठीक है. समझ जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझोगे. बट ओनली थिंग इज आप फंक्शन पढ़ के आए हो तो उसमें ज्यादा लेबर करना नहीं पड़ेगा. ठीक है. कंस्ट्रक्टर अपने आप सब समझ में आ जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है, फंक्शन का भी और कंस्ट्रक्टर का भी. कुछ माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के बीच बस. तो आज हम लोग जो थ्योरेटिकल है कंस्ट्रक्टर में वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. और फिर एक और लेक्चर में सिर्फ हम प्रोग्राम्स करेंगे. ठीक है. आज हम लोग जो है ये लेक्चर 1 कर लेते हैं. राइट. थ्योरेटिकल कुछ एक दो आउटपुट क्वेश्चंस भी हैं वो देख लेंगे. तो कंस्ट्रक्टर है क्या? जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हमें पता है कि जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है. विदाउट ऑब्जेक्ट जावा कुछ नहीं है ना. तो ऑब्जेक्ट का होना, ऑब्जेक्ट का क्रिएट होना बहुत जरूरी है. और ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन करेगा? ठीक है. क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट कंस्ट्रक्टर. ठीक है. आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट ही नहीं कर सकते हो, आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए ही चाहिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए. ठीक है. राइट. और कंस्ट्रक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन जावा प्रोग्रामिंग. तो उसका खुद का जो है एक वैल्यू है. ऐसा नहीं है कि नॉर्मली विदाउट कंस्ट्रक्टर भी हम कुछ कर सकते हैं. जावा प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है. ठीक है. और उसका जो है कंस्ट्रक्टर भी क्या है, एक फंक्शन ही है सोच लीजिए जिसका नेम क्लास नेम के साथ समान होना चाहिए. ठीक है. फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन का नेम बिल्कुल अलग होना चाहिए क्लास से. लेकिन कंस्ट्रक्टर का क्या है, उसका जो नाम है कंस्ट्रक्टर का आप नाम जो रख रहे हो वो क्लास नेम ही होना चाहिए. अगर क्लास का नाम है सोच लीजिए ऐड, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी होना चाहिए ऐड. राइट. तो कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन दैट हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास और इट हैज नो रिटर्न टाइप. ठीक है. अगर हम लोग फंक्शन में देखें तो फंक्शन के कुछ रिटर्न टाइप होते हैं, नहीं होने से भी वर्ड लगा दिया जाता है. ठीक है. यहां पर एक और डिफरेंस पॉइंट है फंक्शन से, कंस्ट्रक्टर के कोई रिटर्न टाइप नहीं होते. ठीक है. इवन वर्ड भी जो है रिटर्न टाइप नहीं होता, वर्ड भी नहीं होता कंस्ट्रक्टर में. ठीक है. इट हैज नो रिटर्न टाइप. अगर एग्जाम्पल देखें तो देखिए ये मैंने क्लास एग्जाम्पल रखा हुआ है. ठीक है. ये क्लास का नाम है और यहां पर मैंने जो है कुछ यहां पर रहेगा इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है. इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है लेकिन फंक्शन के बाहर होता है. ओके. अ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल. और ये इंस्टेंस वेरिएबल को सभी लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. अगर मैं फंक्शन के अंदर रखता कुछ वेरिएबल तो वो क्या है, विद इन दैट फंक्शन वो काम करने वाला है, बाहर काम नहीं करेगा. इसको हम लोग बोलेंगे लोकल वेरिएबल. ओके. ये सिर्फ यहां काम कर रहा है, वो फंक्शन में काम कर रहा है. लेकिन अगर हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल के जैसे अगर कोई वेरिएबल को हम रखते हैं तो वो क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम उसको यूज कर सकता है. ठीक है. लेकिन फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल असाइन किया तो वो सिर्फ फंक्शन, वो ब्लॉक सिर्फ यूज कर पाएगा वो वेरिएबल को, ना कि पूरा प्रोग्राम. ठीक है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड लोकल वेरिएबल. ओके. तो यहां पर आपको इंस्टेंस वेरिएबल कुछ रखना है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम यूज कर सकते हैं. फिर ये है आपका कंस्ट्रक्टर. ठीक है. ये क्या है? कंस्ट्रक्टर नेम. तो देखिए आपका क्लास नेम भी एग्जाम्पल था तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी एग्जाम्पल है. ठीक है. विथ नो पैरामीटर, कुछ पैरामीटर्स यहां पर नहीं, विथ नो पैरामीटर्स. आगे पढ़ेंगे नो पैरामीटर्स, विथ पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं. ओके. ये सब पढ़ेंगे. फिर यहां पर आपको जो है स्टेटमेंट लिखना है, ब्लॉक स्टेटमेंट्स वगैरह करके फिर आपको बंद कर देना ये फंक्शन का, फिर मेन बंद कर देना. ठीक है. तो यही है एक, क्या बोल सकते हो आप, सिंटेक्स. ठीक है. सिंटेक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. ये चीज आप याद
रखिएगा, ठीक है। आप इसमें भी ओवरलोडिंग कर सकते हो, आगे पढ़ेंगे हम। फिर कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, जैसे कि मैंने बोला था ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें कंस्ट्रक्टर का हेल्प लेना होगा। अगर हम कंस्ट्रक्टर का हेल्प नहीं लेते हैं तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। ओके, तो यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर देखिए, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल इज नेसेसरी और विल गेट अ गार्बेज वैल्यू। इसका कहने का मतलब हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है, और अगर हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करें तो जावा में क्या होता है, एक गार्बेज वैल्यू होता है, वहां पर चला जाएगा आपका ये सारा चीज, राइट। जैसे आप कभी डिलीट करते हो तो कहां चला जाता है, रिसाइकल बिन में ना, वैसा। तो जावा में क्या है, अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हो तो वो कहां चला जाएगा, गार्बेज वैल्यू में। अगर आप बाकी के प्रोग्राम्स वगैरह में देखें, बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो डिस्ट्रक्टर नाम का एक चीज होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर होता है, दैट इज व्हाट, टू डी इनिशियलाइज अ वेरिएबल। लेकिन जावा के पास अपना कोई डिस्ट्रक्टर नहीं होता है, ठीक है। जावा के पास कोई डिस्ट्रक्टर नहीं होता, जावा के पास वो गार्बेज वैल्यू में डायरेक्ट डाल दिया जाता है, वो हमें डी इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बाकी जगह में आपको क्या करना होता है, डी इनिशियलाइज करना होता है बाकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो आपका कंस्ट्रक्टर का मेन यूज अगर देखें तो इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। डेटा मेंबर को और भी क्या बोला जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाता है डाटा मेंबर को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का मेन यूज क्या है, डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना। ओके, डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना या इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, क्योंकि इनिशियलाइजेशन इज वेरी नेसेसरी। आप बिना इनिशियलाइज करके आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो वेरिएबल को अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो आपको क्या यूज करना है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर से आप इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे कि यहां पर देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है, क्लास है मेरा एड, ओके, दिस इज क्लास नेम। फिर मैंने यहां पर देखिए इंट ए और बी लिया हुआ है, ये जो है वो कौन सा वेरिएबल कहलाया जाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। या फिर हम लोग उसको बोलते हैं डेटा मेंबर, ठीक है, डेटा मेंबर। फिर ये मेरा क्या है, कंस्ट्रक्टर नेम, कंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है। फिर मैंने यहां पर जो है इनिशियलाइज किया हुआ है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आउटपुट में मुझे क्या देगा, a और b का वैल्यू दे देगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने बंद कर दिया। इसके लिए मुझे फिर वर्ड मेन चाहिए होगा। ओके, तो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन काम करता है वो मैं आपको देखता हूँ। ये तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल था, ठीक है, जिसमें मैंने क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम को समान रखा हुआ है। इंस्टेंस वेरिएबल मैंने ले लिया 2 ठो और वहां पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। किस तरीके से कंस्ट्रक्शन काम करेगा वो देखिए, ठीक है। मैंने वही सेम फॉर्मूला लिया हुआ है, मतलब सेम एग्जांपल लिया हुआ है। ऐड जो है मेरा क्लास नेम है, यहाँ पर ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये हमारा कंस्ट्रक्टर नेम है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है इनिशियलाइज किया हुआ है a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 10। यहाँ पर मैंने जो है एक लिया हुआ है वॉइड डिस्प्ले करके, ठीक है। डिस्प्ले करने के लिए मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन b रखा है, ठीक है, राइट। ये मुझे डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है a और b का वैल्यू, और साथ में मुझे फिर a प्लस b का वेरिएबल भी, a प्लस b का वैल्यू भी प्रिंट करना है, मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है। फिर मैंने जो है ये बंद कर दिया कंस्ट्रक्टर का। फिर मैंने मेन मेथड चालू किया, वर्ड मेन करके मैंने क्या बुलाया, सॉरी यहाँ ऐड है ना, तो ये ऐड होगा, यहाँ ऐड है ना, क्लास का नेम, सम नहीं है। ओके, ऐड ओबी इज इक्वल टू न्यू ऐड, ओके, और फिर ओबी डॉट डिस्प्ले। तो इससे क्या होगा देखिए, ये तो मैंने कर दिया, ओके। यहाँ पर क्लास का नेम ऐड है और कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या है, ऐड है, ठीक है, सेम होना चाहिए दोनों का। ओके, अब मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू 10, ओके। और यहाँ पर मुझे डिस्प्ले में क्या करना है, a का वैल्यू प्रिंट करना है, b का वैल्यू प्रिंट करना है और a प्लस b का वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। तो मेरा आउटपुट में क्या आना चाहिए, 5, 10 और 15, है कि नहीं। 5 है a का वैल्यू, b है 10 का वैल्यू, और सॉरी 10 है b का वैल्यू, और a प्लस b कितना होगा, 5 + 10 15। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको बुलाना होगा,
है ना, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने जो है इसको बुलाया है, वो क्लास को बुलाया है, ताकि मेरा पूरा कंट्रोल क्या आ जाए, यहां आ जाए। जैसे ही मैंने ये वाला सम लिखा ना, आगे जाके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, एडी, ओके, एडी ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू एड, ये जो है मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये स्टेटमेंट के वजह से मेरा पूरा कंट्रोल, जैसे ही मैंने ऐसा लिख दिया, पूरा कंट्रोल क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पूरा कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर फिर वो ए और बी का वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, और ए प्लस बी का वैल्यू प्रिंट करके कितना बता देगा मेरे को, 15 बता देगा। तो इस हिसाब से ही कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने ओबी डॉट डिस्प्ले कर दिया, मतलब डिस्प्ले करवा दो करके, ओके। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट में क्या आएगा, 5, 10 और 15, क्योंकि ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 10 है, और फिर लास्ट में ए प्लस बी दैट इज 15। तो इस हिसाब से ही कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, रूबरू फंक्शन के जैसा ही है, ठीक है। फंक्शन कैसा काम करता है वैसे कंस्ट्रक्टर भी काम करता है, बट ओनली थिंग इज फंक्शन में अलग नाम होता है फंक्शन का, कंस्ट्रक्टर में क्या है, सेम नाम होता है, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम हो रहा है। तो दिस इज हाउ कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग। अगर ये बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि आपका सेक्शन ए में एक क्वेश्चन रहता है कंस्ट्रक्टर से 2 मार्क के, राइट, और एक प्रोग्राम रहता है, क्लियर, सेक्शन बी में। तो 17 मार्क तो आने ही आने हैं ये चैप्टर से, ओके। एक प्रोग्राम 15 मार्क का और 2 मार्क के क्वेश्चन तो पक्का है, ओके। तो 17 मार्क्स आ सकते हैं। तो क्या है फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टर, हमने पहले भी पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर के कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है, इवन वॉइड भी नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम से सेम होता है, वो एक फीचर है। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड, इन्वोक का मतलब बुलाना, कॉल्ड, ओके। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। फंक्शन में क्या होता था, हमें बुलाना पड़ता था, कंस्ट्रक्टर में वैसा नहीं। जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लिख दिया, ओके, स्टेटमेंट, जैसे ही मैंने यहाँ पर न्यू ऐड जैसे पहले में लिखा, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को बुला लाएगा, ओके। उसको पता है कि आगे क्या करना है, उसको क्या चाहते हैं हम, ओके, तो तुरंत वो काम करके हमें दे देता है। तो कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक सो दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास कैन बी क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर को हमेशा से क्या रखा जाता है, पब्लिक में रखा जाता है, ताकि हर कोई उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। और जनरली क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हमें बनाना, मतलब ज्यादा कुछ डिफिकल्टी ना आए, ठीक है, ऑब्जेक्ट तुरंत बन जाएगा। पब्लिक रखोगे तो, अगर वही प्राइवेट रखोगे या कुछ रखोगे तो क्या है, हम लोग को एक्सेस चाहिए, वो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये आपको एक्सेस दिया है नहीं दिया, ठीक है। पब्लिक रखोगे तो जो भी आए क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो सो दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास कैन बी क्रिएटेड इन एनी फंक्शन। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है कौन, कंस्ट्रक्टर। ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, तो वही एकमात्र यूज है। इफ यूजर डज नॉट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर, ये याद रखना, ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन कर रहे हैं क्लास में, जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन किया है ऐड बोल के, ठीक है, अगर नहीं करते और सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के मेथड में मैंने कंस्ट्रक्टर का एक नाम दे दिया ऐड बोल के, ठीक है, लेकिन ऐड बोल के हम लोग का यहाँ पर है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐड तो लिख दिया है, न्यू ऐड, लेकिन यहाँ पर ये ऐड है ही नहीं, ये कंस्ट्रक्टर मैंने ऐड ही नहीं किया है, ठीक है, और यहाँ पर मैं बुला रहा हूँ कंस्ट्रक्टर को, तो है ही नहीं, तो फिर कैसे करेगा, तो नहीं, तब भी क्या होता है, कंपाइलर अपने से एक कंस्ट्रक्टर बना लेता है ऑटोमेटिकली और कॉल करवा देता है। दैट कंस्ट्रक्टर इज नोन एज व्हाट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है कंपाइलर अपने आप बना देता है, ठीक है। इफ यूजर डज नॉट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास देन द जावा कंपाइलर क्रिएट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वैसे जावा के पास खुद के पास ऐसा कुछ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं पहले से, ठीक है, जैसे हम लोग के पास रिजर्व कीवर्ड्स वगैरह होता है ना जावा में, वैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ है नहीं, वो आप जो बुलाए हो उसके हिसाब से वो क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बना देता है, ठीक है।
आपका डेटा टाइप देख के, अगर इंट है तो इस हिसाब से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेगा, या डबल है या फ्लोट है, तो आपके डेटा टाइप देख के वो क्या करता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप बना देता है, अगर आपने यूज नहीं किया है तो। अगर आपका कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन नहीं है तभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम आएगा, और आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कभी आपके सीन में नहीं आएगा। ठीक है, आपको डिफाइन करना है, अगर आपने नहीं किया तो जावा ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर देता है, हमें दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिफाइन किया है कंस्ट्रक्टर तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोई काम नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं आएगा। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट हमेशा इससे याद रखिएगा। ओके, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। अ क्लास कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, हो सकता है। ठीक है, क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एनी अदर फंक्शन दे कैन एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स, वही है, कोई और दूसरे फंक्शंस के जैसा कंस्ट्रक्टर भी क्या कर सकते हैं, पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं। इसी को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम लोग बोलेंगे आगे। ठीक है, तो वो भी आर्ग्यूमेंट क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स। एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डू नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर्स। देखिए, ये तो एक आपको जो है हेल्प किया जा रहा है, आपने भूल गया है कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना, तो जावा तो दे ही रहा है आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर यूज नहीं कर सकते, आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो अब इसमें क्या पैरामीटर्स डालोगे, वो तो ऑटोमेटिकली जावा एक क्रिएट कर दिया है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो वही बहुत बड़ी बात है, फिर आप पैरामीटर्स कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डू नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर्स। ठीक है, क्या जानेगा, क्या जानता है उस ये फंक्शंस के बारे में जो वो पैरामीटर्स देगा आपको। ठीक है, तो दे डू नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर्स, सिर्फ कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटर, दैट इज ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, वो एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, राइट, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्या है, एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग पैरामीटर्स। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फिर अगर कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करें तो दो प्रकार के कंस्ट्रक्टर हैं हमारे पास। क्या है वो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे फंक्शन में था वैसे सेम है। ठीक है, पैरामीटराइज्ड मतलब क्या है, जिसका सेम नेम होगा, क्लास नेम के साथ उसका नाम समान होगा, एंड डज नॉट कंटेन पैरामीटर्स। ठीक है, अगर पैरामीटर कंटेन नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और अगर उसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं या पैरामीटर्स रख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पैरामीटराइज्ड constructor. That is a constructor which has the same name as that of class name and do not contain one or more parameters. Sorry, do not mean and do contain. ठीक है, and do contain one or more parameters is called what, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो जब भी डेफिनेशन आएगा तो प्लीज उस हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, आपका क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज आ जाता है तो नो पैरामीटर, पैरामीटराइज मतलब विथ पैरामीटर, तो वो गलत है। आप दो लाइन में लिख दोगे, दो वर्ड में लिख दोगे तो हो जाएगा। सेंटेंस बनाना जो है जरूरी है। ओके, सेंटेंस आप बनाइएगा। क्लियर, डिफरेंस बिटवीन भी अगर आता है तो ऐसा मत लिखिएगा, नो पैरामीटर यस पैरामीटर ऐसा लिखते हो आप, हाँ? तो वो सही नहीं है। ठीक है, आप जो है सेंटेंस बनाइएगा। ओके, ये जो है आपका क्या है, जनरली एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है बताइएगा, पैरामीटराइज्ड है या नॉन पैरामीटराइज्ड है? ये नॉन पैरामीटराइज्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, पैरामीटर्स है, दैट इज इंट एक्स और इंट वाई। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल है, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड का, है कि नहीं? ऐसा लग रहा है फ्रंट पेज है नहीं शादी का, या आगे का या पीछे का, शादी का कार्ड लग रहा है नहीं। ओके, तो हाँ, तो ये आपको समझ में आया पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड। ओके, फिर एक और जो है स्पेशल टाइप ऑफ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही बोल सकते हो। क्या है वो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपको पहले से कहानी बता चुका हूं उसका। ठीक है, अगर आप इनकेस कंस्ट्रक्टर लगाना भूल गए हो तो जावा कंपाइलर आपका क्या करता है, मदद करता है, अपने से कंस्ट्रक्टर
देता है, ठीक है। तो इट इज अ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, उसका भी काम वही है जो कंस्ट्रक्टर का काम है, ठीक है, विद अ डिफॉल्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, ठीक है। जावा के पास अपना कुछ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, ठीक है, वो बस क्या करता है, आपका डेटा टाइप देख के उस हिसाब से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको दे देता है, ठीक है, पहले से उसके पास कुछ नहीं रहता है, ओके। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पर क्लास सम रखा है, ठीक है, मैंने इंस्टेंस वेरिएबल डाल दिया, यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है, डायरेक्टली मैंने वॉइड डिस्प्ले कर दिया है ए और बी का वैल्यू, ठीक है, ए और बी का वैल्यू मैंने कर दिया है, ठीक है। फिर मेन में हमने सम ओबी डॉट न्यू सम, देखिए मैंने बुला लिया, लेकिन जबकि सम बोल के कोई कंस्ट्रक्टर मैंने असाइन ही नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर न्यू सम करके लिख दिया, ओके। यहाँ पर सम का कुछ है क्या, यहाँ पर तो मैंने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ इस केस में क्या करेगा, यहाँ पर जो है जावा कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको दे देगा, ठीक है, जिसका नाम भी क्या होगा, सम ही होगा, अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप क्या, इंट, क्योंकि इंट में आपको आउटपुट लाना है, तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा जावा जो सम नाम पे ही होगा, ओके। और फिर वो डिस्प्ले कर देगा ए और बी का वैल्यू, ठीक है, लेकिन ए और बी का वैल्यू जो आप वो असाइन कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो देगा ए और बी का वैल्यू, क्या देगा, ए और बी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू आउटपुट में क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि यहाँ पर तो ए और बी का वैल्यू आपने इनिशियलाइज किया नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करवा देगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगा, और यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 आपको दे देगा, ठीक है। तो बस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम वही है कि आपने अगर इनकेस भूल गया है तो बस वो एक कर देगा, लेकिन कुछ पैरामीटर्स वगैरह यूज नहीं करेगा वो, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ जो है आपको एक कंस्ट्रक्टर दे रहा है विथ नो पैरामीटर्स, इसलिए वो एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। दे वर्क इन द एब्सेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, ठीक है, आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है तभी वो आएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं आएंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो फील्ड में नहीं आएंगे, ठीक है, जब तक आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है तभी वो आएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने नहीं किया तब आया, उसका बाद अगर आप करते जाओगे कंस्ट्रक्टर डिफाइन तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कभी नहीं आने वाला, ठीक है। इट हैज एन इनबिल्ट प्री डिफाइंड, इट हैज एन इनबिल्ट मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बात हो रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज, ओके, इट इज एन इनबिल्ट प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ओके, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, वो एक इनबिल्ट मतलब पहले से जो है जावा में है, ओके, प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, लेकिन वैसे जावा के पास क्या होता है, मतलब रखा हुआ नहीं है वो, ओके, आपके डेटा टाइप के हिसाब से वो जावा प्रोवाइड कर देगा, ओके, आपने जो डेटा टाइप रखा हुआ है उसके हिसाब से प्रोवाइड करके वो दे देगा, ठीक है, वैसा कोई नाम से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रखा हुआ है, ठीक है, जैसे सम नाम से एक रखा हुआ है, ऐड नाम से रखा हुआ, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है, स्टोर करके वैसे रखा नहीं गया, ठीक है, आपके क्लास नेम्स वगैरह देख के वो सब दे देगा वो। इट इनिशियलाइजेस द डेटा मेंबर एज पर द डेटा टाइप, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का वही काम है। ये जनरली हमारे जावा में है नहीं, ठीक है, डिस्ट्रक्टर मैंने तो बोला हुआ है, बाकी सारे जगह में है, लेकिन जावा डज नॉट हैव अ डिस्ट्रक्टर, जावा के पास गार्बेज वैल्यू होता है, ठीक है, तो वो वहां पर चला जाता है, लेकिन वो आपके बुक में था, थोड़ा बहुत बताया हुआ था, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो भी एक स्पेशल मेथड दैट गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली एज सून एज द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फिनिश्ड, जैसे ही जो ऑब्जेक्ट का जो लाइफ साइकिल चल रहा है ना, जहां तक वो यूज होने वाला है वहां तक वो यूज हो चुका है, ठीक है, अब आगे और यूज होने वाला नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जावा में ऑटोमेटिकली वो डीइनिशियलाइज हो चुका है, वो गार्बेज वैल्यू में जा चुका है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको क्या करना पड़ता है, उसको डीइनिशियलाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक डिस्ट्रक्टर चाहिए होता है, जहां पर आप ये वेरिएबल को क्या करोगे, बंद कर दोगे, ये ऑब्जेक्ट को यूज करना बंद कर दोगे, ठीक है, डीइनिशियलाइज के लिए भी आपको एक चीज चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अ डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड टू डीएलोकेट एंड फ्री मेमोरी, ठीक है, जावा में अपने आप होता है, बाकी जगह आपको करना पड़ता है, ओके, तो वही एलोकेट, अभी जैसे सपोज आपने
क्या किया हुआ है, मोबाइल में बहुत सारे वीडियोस या फोटोज लिए होंगे, जब तक आप डिलीट नहीं करते हो जब तक आपका एक पॉपअप नहीं आता है कि स्टोरेज फुल, डिलीट सम आइटम, तब आप करते हो डिलीट सम आइटम देख देख के, राइट। तो जैसे ही आपने डिलीट किया, कुछ कुछ आइटम्स आपको डिलीट किया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है और फिर आपका जो मेन मेमोरी है उसको फ्री अप कर देता है। आपको अलग से और कुछ करना होता है क्या? नहीं। तो ये लोगों का मैनेजिंग रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने डिलीट किया, आपका मेमोरी यहाँ पर क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि डिलीट करने के बाद फिर आप कहीं जाते हो, फिर आप स्टोरेज को फिर और मिनिमाइज करते हो, उसको बताते हो कि हाँ मैंने डिलीट कर दिया है, अब कम कर थोड़ा, ठीक है, स्टोरेज। वैसा कुछ होता है क्या? वैसा कोई सीन नहीं होता है, अपने आप हो रहा है ये सब चीज। तो इसके लिए भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना है अच्छा सा, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही है वही सारी चीजों को मैनेज करना। जावा के पास है, कहीं कहीं नहीं होता है। तो डिस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो वो भी जावा क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टर। अ डिस्ट्रक्टर नेम इज सेम दैट ऑफ इट्स क्लास बट इट इज प्रीसीडेड बाय अ टाइटल साइन, क्या ये उसका क्लास नेम के साथ समान होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नेम जैसे होता है, क्लास नेम समान होता है, वैसे डिस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम भी समान होता है। लेकिन क्लास नेम सोच लीजिए ऐड है, तो डिस्ट्रक्टर नेम क्या होगा आपका, ये सिंबल ऐड, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इट इज प्रीसीडेड बाय अ टाइटल साइन, क्या ये बना, ओके। और व्हेन अ डिस्ट्रक्टर गेट इन्वोक्ड द ऑब्जेक्ट इज डीइनिशियलाइज्ड, इट हैज आल्सो नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वर्ड, ठीक है। सब समान है, कंस्ट्रक्टर के जैसा ही है पूरा, ओके। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करता है बेचारा, हाँ, मदद करता है, ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ओके। ये बनाता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, ओके। समान कैसे हुए, फिर तो पूरा ऑपोजिट हो गया ना। और फिर क्या है, एक और कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, समटाइम एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड सो दैट द चेंज इन द कॉपी डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स एंड वाइस वर्सा। तो आपके एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होंगे और वही ऑब्जेक्ट का आपको एक एग्जैक्ट कॉपी चाहिए होगा, सोच लीजिए, ठीक है। रूबरू उसके जैसा चाहिए होगा, ठीक है, वो नहीं चाहिए होगा, रूबरू उसके जैसा चाहिए होगा, ठीक है। तब क्या करता है कंस्ट्रक्टर, अपना एक कॉपी कंस्ट्रक्टर देता है। ये मतलब सोच लीजिए क्या बोल सकते हैं, फीचर्स हैं, ठीक है, उससे दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो वो क्या करता है, अपना एक कॉपी कंस्ट्रक्टर दे देता है, ठीक है, ताकि आप ये कॉपी कंस्ट्रक्टर में अगर कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसके जैसा है, वो नहीं है, ठीक है, उसके जैसा है वो नहीं है। आप अगर उस पर चेंज कर रहे हो तो आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज नहीं आएगा, आप कॉपी कंस्ट्रक्टर में चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है एक जावा आपको ये फीचर दे रहा है, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कॉपी द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होगा ना, वो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो बनाया हुआ है वो उसमें क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो अभी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर में कुछ भी आप चेंज करते हो तो आपके ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। वैसे जावा के पास अपना खुद डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशंस पे, आपके डेटा मेंबर्स पे। द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कॉपीड इनटू अनदर ऑब्जेक्ट इन 3 वेज। ये 2 बार हो चुका है, ठीक है। इन 3 वेज, 3 तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। पहला कंस्ट्रक्टर की मदद से, दूसरा आप वैल्यू असाइन कर दीजिए ऑब्जेक्ट में इनटू एन अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे आप वैल्यू असाइन किए हो ना वैसे दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वैल्यू असाइन कर दीजिए, उस तरीके से आप जो है कॉपी कर सकते हो। और तीसरा है बाय क्लोन मेथड, ठीक है। क्लोन मतलब जैसे आजकल ऐप वगैरह के क्लोन आते हैं ना, इंसानों का भी क्लोन बन गया है आजकल, साइंस बहुत डेवलप हो रहा है, नहीं, इंसानों का भी क्लोन बना दे, आपके जैसा रूबरू एक और बना देंगे, ठीक है। आप सीनियर तो वो जूनियर टाइप का, ओके। तो उस जैसा क्लोनिंग, ठीक है, उसी को क्लोनिंग बोला जाता है। क्लोनिंग का मतलब वही है, ठीक है, रूबरू उसके जैसा एक और बना देना, ठीक है। ऐप लोगों बहुत सारे क्लोन ऐप होते हैं ना, है
जो रियल नहीं होते, अमेजॉन प्राइम का या कुछ का, ठीक है, सबका जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐप्स का क्लोन बना दिया जाता है, ठीक है, और उसके डेटा को क्या कर लिया जाता है, उसमें भर दिया जाता है। करते हैं कि नहीं वैसे? हाँ, तो वो बिना पूछे करे, दैट इज इलीगल। ओके, वैसा नहीं करना चाहिए। वो आप अपने दिमाग से, अपने टेक्नोलॉजी के दम से आपने ये चीज कर लिया है, ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए। हैकिंग भी थोड़ी ना कुछ ये है, लीगल चीज थोड़ी ना है हैकिंग। आप बता के करो तो फिर वो हैकिंग ही नहीं हुआ। हैकिंग तब होगा जब आप बिना बताए कुछ कर रहे हो। ओके, एंड दैट इज इलीगल, ठीक है। ओके, तो वो चीज है, क्लोन मेथड से आप कर सकते हो उसको। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास यूजिंग द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है पुराने ऑब्जेक्ट को देख के। अब फिर वो क्या करता है, सभी को इनिशियलाइज करता है। इट इनिशियलाइजेस ईच वेरिएबल ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल ऑफ द ओल्ड ऑब्जेक्ट पास्ड एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फिर उस पर काम करता है, उसने तो बना दिया। अब हर एक वेरिएबल को वो क्या करता है, इनिशियलाइज करता है बेस्ड ऑन दी वेरिएबल ऑफ दी ओल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओल्ड ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है उसको देख के वो अपने ऑब्जेक्ट का क्या करता है, इनिशियलाइज करता है वेरिएबल को। इट टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट whose टाइप इज दैट ऑफ द क्लास कंटेनिंग द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। वो क्या करता है, सिर्फ एक पैरामीटर लेता है, ठीक है, सिंगल आर्गुमेंट लेता है, वो सिंगल पैरामीटर लेता है जो क्लास के हिसाब से होता है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर के हिसाब से होता है उसके हिसाब से वो एक ही आर्गुमेंट ले रहा है। फिर आपके फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। आपके जनरली द क्लास नेम एंड द फंक्शन नेम शुड बी डिफरेंट, वो तो जानते हो आप, ठीक है। वही क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम, ठीक है, दोनों का सेम होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए। मेथड या फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। यार कंस्ट्रक्टर कैन बी क्रिएटेड और यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है डेफिनेशन बुलाई है। मेथड किसके लिए हम लोग करते हैं, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए हमने डिफाइन किया हुआ है। और कंस्ट्रक्टर को क्यों डिफाइन करते हैं हम, डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। मेथड शुड हैव बीन नहीं, शुड हैव अ रिटर्न टाइप, बिन नहीं होगा, ठीक है। मेथड शुड हैव रिटर्न टाइप, ठीक है, एटलीस्ट वॉइड तो होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव रिटर्न टाइप, उसके कोई रिटर्न टाइप नहीं होने चाहिए, वॉइड भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। मेथड कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली ऑन एन ऑब्जेक्ट विद अ न्यू कीवर्ड, ठीक है, उसको हम लोग बुला सकते हैं न्यू कीवर्ड यूज करके। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली, इट गेट ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, उसको बुलाना वराना नहीं पड़ता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया वो ऑटोमेटिकली आ जाता है मुंह उठा के, ठीक है। उसको बुलाना पड़ता है, ठीक है, न्यू कीवर्ड लगा के उसको बुलाओ, डायरेक्टली बुला सकते हो, ठीक है, यहां पर वो चीज नहीं है। क्लियर? मेथड्स आर इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस, ओके, वाई कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस, ठीक है। सब क्लास जो होता है ना, क्लास विद इन क्लास को सब क्लास बोला जाता है, तो मेथड वहां से इनहेरिट हुआ होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं। कंपाइलर डज नॉट क्रिएट एनी मेथड, ऑटोमेटिकली कंपाइलर, जावा कंपाइलर जो है कुछ मेथड हमें देता नहीं है, ठीक है। आपने भूल गया मेथड लगाना तो चलो टाटा बाय बाय, ओके। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हाँ, आपने गलती से अगर सपोज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना भूल गया तो जावा कंपाइलर आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है काम करने के लिए। तो इट क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन द प्रोग्राम इफ प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर प्रोग्राम का खुद का एक कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देता है। तो ये जो है प्राइम डिफरेंस है फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के बीच में, ठीक है। बहुत बार सवाल आता है इसको लेके, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। स्टडी द फॉलोइंग कोड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका क्लास का नाम है, ये आपका कंस्ट्रक्टर का नाम है, ये मैंने इंस्टेंस वेरिएबल x लिया हुआ है, ठीक है। और ये मेरा एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन है, ठीक है। प्लस प्लस ए प्लस माइनस माइनस ए प्लस 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 ए, ठीक है। उस तरीके से जो है मेरा एक स्टेटमेंट है जो x में स्टोर होके है। फिर मैंने प्रिंट कर दिया है क्या, x का वैल्यू, और फिर मैंने एक मेन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, मेन मेथड, और यहां पर मैंने बुलाया है किसको, आउटपुट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को बुलाया और यहाँ पर वैल्यू स्टोर करके रखा गया, एक पैरामीटर दिया हुआ है दैट इज क्या 4। तो पहला सवाल है नेम द क्लास इन द गिवन
प्रोग्राम। तो क्लास कौन है क्लास? आउटपुट। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा आउटपुट। प्लीज देखिएगा, छोटा बड़ा भी मत करिएगा, ठीक है, जैसा है वैसा लिखिएगा। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड? हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए कहां? यहां पर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये आउटपुट को बुलाया, आउटपुट को गया तो मेरा सारा कंट्रोल यहां आ गया, है कि नहीं? और यहां पर ए है ही, मैंने एक पैरामीटर दिया हुआ है और ये पैरामीटर का वैल्यू मैंने क्या लिखा है? यहां पर ये पैरामीटर का वैल्यू मैंने क्या लिखा है? 4। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो ए का वैल्यू कितना है? 4। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है? 4। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर द कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड? जब कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट हो गया है तब ए का वैल्यू क्या होगा? तो ये कंट्रोल तो आ गया, यहां पर कंट्रोल आ गया। अब कंस्ट्रक्टर क्या होगा? अंदर जाएगा, है कि नहीं? कंट्रोल आने के बाद ये परफॉर्म करेगा। तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस प्लस a, मतलब a का वैल्यू उसको मिल कितना रहा है? 4 मिल रहा है। ठीक है, तो वो पहले क्या करता है? चेंज कर देता है। ठीक है, चेंज करने के बाद फिर वो क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर प्लस प्लस है, 1 से क्या करेगा? इंक्रीमेंट कर देगा। तो दैट इज 5 प्लस वो क्या करता है? अब उसको यहाँ पर क्या मिला? 5 का a का वैल्यू क्या है? अभी 5 है। वो क्या करता है? पहले चेंज कर देगा फिर एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर वो माइनस माइनस है, मतलब वो डिक्रीमेंट करेगा 1 से। तो यहाँ पर 5 माइनस 1 कितना? 4। ओके, और फिर प्लस 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 है। अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, अब वो क्या करेगा? पहले इंक्रीमेंट कर देगा 1 से और फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो दैट इज 5। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 14। लेकिन लास्ट में a का वैल्यू कितना है? लास्ट में a का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यहां पर आपको देखिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a पूछा है, ना कि x। अगर x पूछता तो आपको क्या देना होता? 14। ठीक है, x अगर पूछता तो आपको 14 देना है। यहां पर a पूछा है तो a जो लास्ट में a का वैल्यू है वो आपको देना है। लास्ट में a का वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है, तो यहां पर a, इसका आंसर होगा 5। और अगर a के बदले x पूछता तो x का वैल्यू कितना होता? 14। समझ में आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वही एक एग्जांपल या क्वेश्चन जो भी समझ लो। ठीक है, तो वही कोड स्नैपेट आपको जो है स्टडी करना है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका देखिए क्लास नेम है, इंस्टेंस वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटर लिया हुआ है उसने इंट वैल, फिर वैल्यू इज इक्वल टू ये स्टोर करके रखा हुआ है 2 इंटू वैल माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वैल। फिर हमने मेन मेथड डिक्लेयर किया है और यहाँ पर k इज इक्वल टू 4 हमने इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, और फिर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग बुला रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर सैंपल को, और यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है? k दिया हुआ है, और k का वैल्यू मैंने स्टोर करके रखा हुआ है क्या? 4। मतलब k का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 4। और जैसे ही हमने बुलाया तो सारा कंट्रोल कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ठीक है, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर को बुलाया तो सारा कंट्रोल वहां से कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा वैल का वैल्यू। वैल का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि k का वैल्यू क्या है? 4 है, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ले लेगा ना। तो वैल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। अब देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। पहला तो नेम द क्लास इन विच द कोड इज डिफाइंड। क्या है क्लास का नाम? सैंपल। ठीक है, फिर नेम द फॉर्मल पैरामीटर इन द कोड। फॉर्मल पैरामीटर जो आप कंस्ट्रक्टर के साइड में लगाए हो वो होता है फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, वैल, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम में लगाते हो वो होता है आपका क्या? एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर k होगा और फॉर्मल पैरामीटर क्या होगा? val, वैल होगा। ठीक है, और फिर व्हाट इज द रिजल्ट स्टोर्ड इन वैल्यू। वैल्यू में क्या रिजल्ट स्टोर होगा? तो वैल्यू ये है, और आपको पता है वैल का वैल्यू कितना है? 4। तो 2 इंटू वैल माइनस माइनस। वैल माइनस माइनस का मतलब क्या है? वो जैसा है वैसा ले लेता है। ठीक है, 2 इंटू 4, इसके बाद चेंज करता है। तो यहां पर ये प्लस में आते आते, ठीक है, वैल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस बोला है ना, 1 से डिक्रीमेंट करेगा, तो उसको 3 मिला। अब वो क्या करता है? पहले चेंज करता है फिर एग्जीक्यूट करता है। तो उसको मिला 3 को वो चेंज कर देगा, 1 से डिक्रीमेंट कर देगा। तो 3 को क्या बना देगा? 3 को क्या बना देगा? 2 बना देगा। ठीक है, फिर यहां पर आपको प्रेसिडेंस लगाना है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। इसमें पहले इंटू होता है, 2 इंटू 4 कितना? 8, 8 प्लस 2 कितना?
10, तो यहाँ पर वेल का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, वेल का वैल्यू 10 बोल के स्टोर हो जाएगा। ओके, फिर क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये पूरा रूबरू फंक्शन ओवरलोडिंग जैसा ही है। ठीक है, पैरामीटर्स देख के जो है वो पता कर लेता है कि आप कौन सा कंस्ट्रक्टर को बुला रहे हो। ठीक है, पैरामीटर सेम नहीं होना चाहिए। ओके, अगर पैरामीटर चलो सेम भी है तो उसके टाइप सेम नहीं होने चाहिए, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अगर दो ऐसे हो गए, ठीक है, पैरामीटर भी आपने दो रखा है और एक इंट रखा है एक डबल रखा है, दूसरे में भी आपने दो पैरामीटर रखा है, एक इंट रखा है एक डबल रखा है, तो फिर बुलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, द वेरिएबल विच इज रिटन इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहां पर क्लास नेम में देखिए सैंपल, इंट ए और डबल बी मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है ए और बी। फिर यहां पर मेरा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, जो क्लास का नेम के समान होना चाहिए। ओके, क्लास का नेम से समान होना चाहिए। ओके, ये मेरा कंस्ट्रक्टर नेम है। इसमें कोई पैरामीटर है क्या, नहीं है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, मैंने फिर a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20.5 डिक्लेयर किया है। ठीक है, इनिशियलाइज किया हुआ है, मतलब a इज इक्वल टू 10 इंट वैल्यू और ये डबल वैल्यू। ठीक है, इनिशियलाइज किया है। फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर लिया है, दैट इज सैंपल इंट x डबल y। यहां पर मैंने क्या दिया हुआ है, दो ठो पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, 2 पैरामीटर्स दिया हुआ है। पहले में मैंने एक भी पैरामीटर्स नहीं दिया था। फिर यहां पर मैं a का वैल्यू मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू स्टोर कर दूंगा और b में मैं क्या कर दूंगा, y का वैल्यू स्टोर कर दूंगा। फिर उसको बंद कर दिया। फिर एक और मैंने कंस्ट्रक्टर लिया, दैट इज क्या, सैंपल इंट x। यहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, एक, और मैं सिर्फ x ही लिया हूं। ठीक है, और मैं a में क्या स्टोर कर दूंगा, x का वैल्यू स्टोर कर दूंगा। ठीक है, फिर ये तो मैंने बंद कर दिया। कंस्ट्रक्टर के 3 ब्लॉक्स थे, तीनों ब्लॉक्स मैंने बंद कर दिया। ठीक है, फिर मैंने मेन मेथड चालू किया। मेन मेथड में सैंपल ob इज इक्वल टू न्यू सैंपल। इसके हिसाब से आप बता सकते हो कि वो किसको बुलाना चाह रहा है, पहले को, दूसरे को, तीसरे को। बताओ, पहले वाले को बुलाना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में क्या है, पैरामीटर था नहीं और वो वही सैंपल को बुला रहा है। देखिए यहाँ पर पैरामीटर नहीं है, तो वो समझ जाएगा कि वो किसको बुला रहा है, तीनों में से इसको बुला रहा है। ठीक है, दूसरा में सैंपल, एक और ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है obj नाम पे। ठीक है, न्यू सैंपल 5,15.5। तो इससे आपको पता चल गया कि वो कौन सा कंस्ट्रक्टर को बुला रहा है, कौन सा कंस्ट्रक्टर को, सेकंड वाले को। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने 2 पैरामीटर लगाया था, एक इंट में और एक डबल में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको कौन सा में लेके जा रहा है, पूरा कंट्रोल कहां शिफ्ट होगा, इसका पूरा कंट्रोल कहां शिफ्ट हो रहा है, यहां पर। ठीक है, और ये जो है इसका पूरा कंट्रोल कहां पर शिफ्ट हो रहा है, यहां पर। ठीक है, यहां पर पूरा कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है। ओके, और फिर एक और ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है obje। ठीक है, obje, और यहां पर लिखा हुआ है न्यू सैंपल 100। ठीक है, तो यहां पर पूरा कंट्रोल कहां पर जाएगा, तीसरे वाले में। ठीक है, क्योंकि यहां पर ही सिर्फ एक इंट का वैल्यू है। तो इस तरीके से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग हो रहा है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, आपको वही जो फंक्शन में मैंने बताया था वही सेम चीज है, बस क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम समान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए समान है, और वही है कॉन्सेप्ट कि पैरामीटर्स के हिसाब से ही चीजों को समझा जाता है। टाइप, पैरामीटर का टाइप या नंबर ऑफ पैरामीटर लेके ही ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझा जाएगा। क्लियर? तो उस हिसाब से फिर वो क्या करता है, वर्ड में ये सब दे दिया, उसके बाद डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले करवा सकते हो वैल्यू। ओके, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ टेक्निक इन जावा इन विच अ क्लास कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर दैट डिफर इन नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो अगर मेरे को डेफिनेशन बोलना है तो क्या होगा डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, वो एक ऐसा टेक्निक है जिसे क्लास में हम एक से ज्यादा जो है कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, जो डिफरेंट होना चाहिए। किसके बेसिस में डिफरेंट होना चाहिए, पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स के बेसिस में डिफरेंट होना चाहिए, या फिर क्या, पैरामीटर टाइप के ऊपर जो है डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर पैरामीटर चलो 2 है चलेगा, टाइप फिर अलग होना चाहिए। ठीक है, अगर एक में दोनों इंट है तो दूसरे में दोनों डबल, या एक इंट एक डबल, वैसा
कर सकते हो आप, ठीक है। नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दो या फिर पैरामीटर्स के टाइप चेंज कर दो, ठीक है। The compiler differentiate this constructor by taking into account the number of parameters and their type, ठीक है। तो जावा कंपाइलर को कैसे समझ में आता है, वो कैसे डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का तो नाम सब सेम ही होगा, हाँ राइट, सब सेम ही होगा, ठीक है, क्लास नेम से समान होता है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा, वही पैरामीटर को अकाउंट में रख के, ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर या फिर उसके टाइप को अकाउंट में रख के वो डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। तो यही है आपका कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग का टेक्निक जो था। इसमें क्वेश्चन आता है, उसमें प्रोग्राम आता है 15 मार्क का, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सिर्फ 3 या 4 प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर पे, ठीक है, और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग में ही प्रोग्राम है यहाँ पर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का ही 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। इससे ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है कंस्ट्रक्टर, ओके। बस प्रोग्राम करेंगे एक और लेक्चर में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। थैंक यू।